नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और इस समय कमोडिटीज में जो बड़ी डेवलपमेंट में है वो है जीरे को लेकर। दरअसल एनसीडीएक्स पर जीरे ने नया रिकॉर्ड स्तर बनाया है आज के सेशन में। क्या है कारण, क्यों तेजी बनी है, अब यहां से प्राइसेस किस ओर जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मई के पहले कारोबारी सेशन में ही नया अपवर्ड सर्किट लगाया है। तो नए रिकॉर्ड स्तरों पर जीरे का भाव आ चुका है और पिछले 3 महीने में 34% की तेजी हम देख चुके हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे, समझेंगे भाव किस ओर जा रहे हैं, उत्पादन के नंबर्स कैसे रह सकते हैं, डिमांड कैसी आ रही है और क्या हाल है मंडियों का। इस सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के वीपी अनुज गुप्ता, ऊंझे पीएमसी के वाइस चेयरमैन अरविंद पटेल, मीट ट्रेडर्स के ओनर किशोर शाह और साथ ही हम आगे पाम तेल की बात करेंगे तो सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले अगर बात करें जीरे की तो ऑल टाइम हाईस पर 46,200 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। दरअसल उत्पादन कम होने की आशंका के बीच में तेजी देखने को मिली है। पिछला अनुमान था कि 70 लाख बोरी उत्पादन हो सकता है, लेकिन अब यह अनुमान कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है स्थिति फिलहाल, इस पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। किशोर शाह हमारे साथ हैं मीट ट्रेडर्स के, पहले उनके पास चलते हैं। किशोर जी नमस्कार। पहले तो बताइए फिलहाल की स्थिति क्या बनी हुई है, ये सिर्फ उत्पादन कम होने की आशंका में भाव बढ़ रहे हैं या डिमांड भी काफी तेज है, क्या हाल है फिलहाल मंडियों का, क्या स्थिति है? एक्चुअली मैडम क्या हुआ है कि जीरे की जो पैसे फसल का अनुमान लगाया जा रहा था वो उसके हिसाब से फसल आई नहीं मंडियों में। और दूसरी बात क्या हुई कि जो डिमांड चाइना और बांग्लादेश की डिमांड खड़ी है उसकी हमने माल की आमदनी बहुत कम है अभी। चाइना क्या था, लास्ट 2 साल से लॉकडाउन था तो वहाँ पब्लिक बाहर नहीं गई थी, उसकी जो डिमांड अभी निकली है कोई भी कमोडिटी में हो बल्क में वो बाय कर रही है, सर जीरा हो सौंफ हो कोई भी कमोडिटी हो, इसके हिसाब से इसकी डिमांड इतनी बढ़िया बनी हुई है। साथ में डोमेस्टिक डिमांड भी है, अभी थोड़ी डोमेस्टिक में रुकी हुई है लेकिन अराइवल बहुत कम आ रहा है और फसल जो थी वो जो जितनी धारी थी उससे हिसाब से बहुत ही कम आ रही है। इसकी वजह से बाजार एक साइड बढ़ रहा है मैडम। जी हाँ, वन साइड यहाँ पर जीरे में हमने बढ़त आते हुए देखी है। फिर से आपको याद दिला दें कि जनवरी में यहाँ पर 16,000 के स्तर थे और अब 46,000 के आसपास यहाँ पर जीरे के भाव बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो क्लियरली पिछले 2-3 महीने में बढ़त यहाँ पर काफी ज्यादा रही। अरविंद पटेल जी, आप कैसे देखते हैं? और जैसे किशोर जी कह रहे थे कि फंडामेंटल्स ही हैं और इन स्तरों पर भी खरीदारी आ रही है, अभी भी एक्सपोर्ट अच्छा है, इसके लिए भावों में सपोर्ट है। ऑन ग्राउंड ऊंझा में अब जीरे को लेकर किस तरह का कारोबार है? मैम, किशोर जी भी हमारे ऊंझा से ही है, बड़े अच्छे व्यापारी और एक्सपोर्टर है। उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल सही है। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको बताया था कि जीरा ओपन द स्काई की सिचुएशन में खड़ा है, इसके ऊपर के कोई भाव अपन बांध नहीं सकते। जैसे अपन कई साल पहले टीएमसी हल्दी में देखा था कि 300 रुपया तक हल्दी बिकी थी, इसी तरह ये मसाला आइटम है और इसमें हर घर में 1 केजी 2 केजी की जरूरत होती है, इसलिए उसको महंगाई के लिहाज से भी देखा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी के पर ओवरऑल इतना कोई बर्डन नहीं बनता है जीरे के भाव से। कोई परिवार में महंगाई के रिलेटेड भी इसका कोई इश्यू नहीं बनता है और ये जो 1-2 केजी चाहिए वो चाहिए, किसी भी भाव में चाहिए। इस हिसाब से ये जीरे की जो पोजीशन है वो सिचुएशन देखते हुए ओवरऑल शॉर्टेज रहेगी और शॉर्टेज में कोई भी भाव बनना पॉसिबल है। जी हाँ, आप मान के चलिए कि जीरा हर कटे में लेने की आइटम रहेगी ये साल, क्योंकि नए आने में अभी 9 से 10 महीना बाकी है। जी हाँ, 10 महीने बाकी हैं नई फसल आने में और तब तक इसी फसल से काम चलाना पड़ेगा। किशोर जी, कितनी आवक बाजार में आ चुकी है? क्योंकि कई रिपोर्ट्स के थ्रू ये भी माना जा रहा है कि एज ऑफ नाउ 40% आवक बाजार में आनी बाकी भी है। तो जैसे जैसे वो आएगी आपको लगता है बाजार थोड़ा ठहरेंगे यहाँ पर? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या वो फॉरवर्ड सौदों पे है, किस तरह से है, कैसे उसकी प्राइसिंग कर रहे हैं? हाँ जी मैडम, इसमें आवक जो है भाव ऊंचा होने के कारण गुजरात की आवक लगभग 60 से 65% आ चुकी है। राजस्थान की भी आवक भी 45 से 50% हो चुकी है। पीछे माल है जो अभी जो बचा है वो मजबूत लोगों के हाथ में, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी मतलब लोकल मतलब डोमेस्टिक व्यापारी हो, उनके हाथ में ही माल है। छोटे बड़े व्यापारी के हाथ में माल निकल चुका है, इसलिए आगे और भी तेजी बनेगी। दूसरा सवाल का जवाब मैं दे रहा था आपको कि एक्सपोर्ट की डिमांड भी बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि चाइना अभी भी इन भावों में भी माल ले रहा है और आने वाले समय में जब तक जून जुलाई के अंदर चाइना का माल खुद का मतलब जो माल नहीं निकलता जीरा, वहां तक ये लोग लेंगे और वहां से करीबन 30 से 40 हजार टन जीरा उनको प्रति वर्ष चाहिए उनको, तो वो इतना जीरा लेगा हमारे इंडिया से वो। और जो सौदे हो रहे हैं वो अभी जो जैसे अभी मई के हो रहे हैं, जून के फॉरवर्ड भी सौदे लेते हैं वो, इसमें नो डाउट है।
जैसा भाव का पड़ता है उसके हिसाब से वो सौदे ले रहे हैं। इनफैक्ट अरविंद जी, जो बात किशोर जी ने कही वही मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि एक्सपोर्ट की अगर बात करें जीरे की तो रिसेंटली ये रिपोर्ट्स भी थी, क्योंकि प्राइसेस इतना सर्ज हो गए थे जो कि इंटरनेशनल डिमांड को इम्पैक्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे कहा यहाँ पर किशोर जी ने कि चाइना से डिमांड अभी भी आ रही है, आप एक्सपोर्ट्स कैसे देख रहे हैं फिर? इसमें ये जून और जुलाई में चाइना का प्रोडक्शन भी आता है, उसके अंदाज भी है कुछ 35,000 के आसपास प्रोडक्शन चाइना का आने का भी अंदाज है, जो कई पिछले सालों से कुछ ज्यादा ही है। लेकिन हो सकता है एक आध महीने के लिए इसमें एक्सपोर्ट में रुकावट आ जाए, लेकिन इससे कोई पूरे साल भर के सिनारियों में फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसलिए ये देख के ये मान के चलिए आप कि जीरे में हर घटे में बाइंग ही बनेगी और व्यापारी भी इसमें हावी है। जो किसान के पास भी माल जो 60-65% तो निकल चुका है, लेकिन जो पकड़ में है वो भी, उनको भी अभी 10,000 का भाव दिख रहा है जी। इसलिए 10,000 का भाव, आप अरविंद जी आपको कितना भाव लग रहा है यहाँ पे? आपने कहा लोगों को 10,000 का लग रहा है, अभी तो हम उसके आधे पे ही हैं। 10,000 हमारे यहाँ मंडी में 20 kg का भाव चलता है। हाँ जी, इसलिए मैंने 10,000 का भाव बताया। अभी जो चल रहा है वो करीब 8200-8300 के भाव मार्केट में चल रहे हैं जीरे के, वो अभी 10,000 तक पॉसिबल है। और आगे भी इस तरह की अगर रियल में जो व्यापारी मान रहे हैं, जो किसान मान रहे हैं, जो एक्सपोर्ट चल रहा है, अगर शॉर्टेज बनी रियल में, क्योंकि अभी धारणा पर चल रहा है बाजार कि शॉर्टेज बनेगी, लेकिन अगर रियल में बनी तो उसका कोई भी भाव बन सकता है। एब्सोल्युटली, इसको कोई फिगर नहीं पकड़ सकता। जी हाँ किशोर जी, ये सवाल आपसे है। मुझे याद है जब हम शुरू में यहाँ पर स्पाइसेस मीट में मिले थे तो सबने यही कहा था कि खरीदना ही है, मार्च अप्रैल मई तक भी खरीदना चाहिए, उसके बाद सबके पास इनफ माल हो जाएगा और जुलाई अगस्त में यहाँ पर थोड़ी सी फिर बाजार ठहरेंगे या मंदी भी आती हुई नजर आएगी। आपको लगता है वो सिनेरियो यहाँ पर बनेगा? हेलो जी किशोर जी। हाँ जी, देखो बाजार के भाव तो कोई भी भाई ने बताया, अरविंद भाई ने भी बताया कि कोई भी मार्केट शॉर्टेज की कोई भी कीमत नहीं होती है। हाँ, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। आज नहीं आए तो पहले 10 दिन मतलब 5-10 दिन बाद में आएगी। मेरे को ये लगता है कि 15 जून के बाद वहां से बाजार ठहर जाएंगे एक बार, और वहां से थोड़ा बहुत बाजार का करेक्शन आएगा। तो 15 जून तक यहाँ पर। हाँ, जी किशोर जी। उसके बाद मेरे को लगता है कि बाजार एक बार थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए, और फिर अनुज आप कैसे? सितंबर होगी। और हाँ जी, और मैंने बता दूं अगस्त सितंबर के अंदर और नए भाव बनेंगे इसके। और इस बार दूसरा एक कारण और बनेगा, जैसे एजेंसियों की बातें आ रही हैं, चाहे स्काईमेट हो, चाहे IMD हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, ये बोले कि इस बार अल नीनो का इफेक्ट भारत में ज्यादा रहेगा। यदि उसका इफेक्ट हो गया तो टोटल एग्रीकल्चर आइटम में आग लग जाएगी। ऑलराइट, तो एग्रीकल्चर इस साल में ऑफ कोर्स देखने जैसा ही होगा। अनुज आप कैसे देखते हैं? जैसे कहा जा रहा है कि और एक महीना यहाँ पर तेजी है, फिर कुछ मुनाफा वसूली गिरावट भी देखने को मिलेगी, जुलाई अगस्त में फिर तेजी यहाँ पर लौटती हुई नजर आएगी, क्योंकि ओवरऑल ध्यान यहाँ पर तेजी का है। आप कैसे देखते हैं प्राइसेस अब? मनोज जी देखिए, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि 45,000 का लेवल देखने को मिलेगा, तो आज वो टारगेट यहाँ पे हिट होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि जो मोमेंटम है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो आज जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर सभी मसालों में एक तेजी का रुख देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिला है तो उससे काफी हद तक जो यील्ड है उस पर काफी हद तक असर आता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लग रहा है कि उसकी वजह से मसालों को काफी इंपैक्ट रहेगा। ऑलरेडी जीरा एक बुल रन में चल रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पर OI बिल्डअप खड़ा हुआ है उससे लग रहा है कि अभी भावों में और जो तेजी है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट करीबन 46,500 से लेकर 47,000 तक का आपको लेवल देखने को मिल सकता है। एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ी है, भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर के तौर पर इस बार देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं जो चाइना की सबसे बड़ी डिमांड है वो यहाँ पर अगेन आती हुई दिखाई दी है, तो उससे काफी हद तक प्राइस सपोर्ट रहे हैं। मुझे जल्दी ही 40,500 से लेकर 47,000 लेवल अगेन देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए, तो जीरे पर आउटलुक अभी भी बोले 47,000 तक प्राइसेस जा सकते हैं, तो फिलहाल तो तेजी इंटैक्ट ही है। आगे जाते हुए शायद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले, लेकिन फिलहाल तो तेजी बनी हुई है और फंडामेंटल रीजंस है जिसके कारण ये तेजी देखने को मिली। अनुज का व्यू है कि 47,000 तक भाव यहाँ से आगे जा सकते हैं। चलिए, शुक्रिया अरविंद जी और किशोर जी आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए, बताने के लिए क्या स्थिति है और भाव यहाँ से किस ओर आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए, इसके अलावा बात करेंगे पाम तेल की, क्योंकि पाम ऑयल की कीमतों में हमने गिरावट देखी है। दरअसल कई सारे
फैक्टर्स है जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिले। यूरोपीय संसद ने जो नया कानून पास किया है जिसमें यूरोप पाम ऑयल का इंपोर्ट नहीं करेगा, ये भी एक डेवलपमेंट है और भारत ने भी इंपोर्ट कम किया है। क्या मायने हैं इसके, क्या असर होगा, प्राइसेस किस ट्रेंड में रहेंगे, इस सब पर बातचीत करते हैं। संदीप बजूरिया हमारे साथ मौजूद है सनविन ग्रुप से। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए फिलहाल की स्थिति को आप कैसे रीड करते हैं, जो नया कानून यूरोप की तरफ से आते हुए दिखाई दिया है, प्राइसेस ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, क्या व्यू आपका? देखिए, यूरोप बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहा है कि पाम का कैसे भी करके इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट किया जाए, कम किया जाए। फूड में है, बायोडीजल में, हर जगह में, बिकॉज उनको अपना रेपसीड ऑयल प्रमोट करना है और रेपसीड की बम्पर फसल वहां है। आई थिंक ये सब यूरोप की मूव्स जो है ये अनजस्टिफाइड मूव्स है, मेरिट के बिना की मूव्स है, लेकिन बस ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो काम चल रहा है। सो ठीक है, वो बात को लेके डेफिनेटली थोड़ा सेटबैक पाम ऑयल को मिला, लेकिन मेजर कारण तो ये था बिकॉज सोयाबीन ऑयल में हमने देखा कि शिकागो में बड़ा सेल ऑफ आया है। सोयाबीन ऑयल जो 56-58 सेंट हुआ करता था वो हम देख रहे हैं 52 सेंट पे रह गया है। और वहाँ अर्जेंटीना में भी प्रीमियम्स जो है वो जो 700-800 चलते थे वो 1100 करीबन हो गए हैं, बिकॉज वहाँ सोया डॉलर स्कीम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करी किसानों को सोयाबीन सीड बिकवाने के लिए। तो उस कारण से हमने देखा कि इन दिनों में सोयाबीन ऑयल की कीमतें जो है वो करीबन जो 1100 डॉलर चल रही थी वो 970-80 डॉलर के लेवल में आ गई है। और सनफ्लावर की कीमतें भी करीबन वही 970-80 के लेवल में यहाँ चल रही है। तो उनके आगे पाम को टिकना बड़ा मुश्किल था। पाम अपने आप को आउट प्राइस कर चुका था और पाम को करेक्ट होना जरूरी था। नहीं तो इंडिया जैसा बड़ा देश जो सितंबर और दिसंबर लास्ट साल में हर महीने अपने 10 से 11 लाख टन पाम खरीदा था सीपीओ लिंक मिला के, वो सिर्फ 5-5.5 लाख टन पे आ गया है अभी अप्रैल मई में। तो उस कारण से पाम के डिमांड के इश्यूज बनने लगे हैं और अभी आगे जाके इंडोनेशिया से थोड़ा सप्लाई भी सुधरेगा। वो सब बात को लेके पाम को करेक्ट होना जरूरी था और पाम करेक्ट हुआ है और पाम अच्छा करेक्ट हुआ है। सीपीओ के दाम अभी देख रहे हैं जून शिपमेंट के करीबन 910 डॉलर के हैं और जुलाई शिपमेंट के 865 डॉलर के हैं दाम, जो सोया से करीबन 120 डॉलर जुलाई में सस्ता पड़ रहा है और जून में करीबन 80 डॉलर सस्ता पड़ रहा है। तो ये लेवल में पाम को आना जरूरी था और वो आ गया है और हमें लग रहा है कि अभी इस मार्केट ये लेवल पे थोड़ा स्टेडी हो सकता है टाइम बीइंग के लिए। सोयाबीन ऑयल भी, सनफ्लावर ऑयल भी और पाम ऑयल भी, तीनों ऑयल जो है। सो कंज्यूमर के लिए तो बड़ा अच्छा टाइम है। कंज्यूमर को सब चीज बहुत बहुत रीजनेबल मिल रही है। वेज ऑयल की कीमतें इतनी सस्ती है, कीमतें कम है, ड्यूटी कम है, सब मिला के। लेकिन एट द सेम टाइम इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे बुरा असर पड़ रहा है। जी। हमारे डोमेस्टिक की जो सरसों की किसान है, वो जो राइस ब्रान ऑयल है और ये जो हमारे तेल बनते हैं सोयाबीन ऑयल है, इनकी कीमतें बहुत लो हो गई है और इम्पोर्टेड ऑयल का लो पैरिटी होने से ये इनमें डिस्पैरिटी का माहौल बन गया है। किसानों को एमएसपी के नीचे सरसों बेचनी पड़ रही है। जी और एब्सोल्युटली, सरसों इंडस्ट्री के जो तो रिफाइनिंग भाव। इंडस्ट्री। हाँ मनीषा जी। हाँ जी संदीप जी, सरसों के प्राइसेस काफी नीचे नजर आए हैं, लेकिन मेरा एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर है। जैसे आपने पाम तेल के बारे में कहा, हमने भाव बहुत जोर से गिरते हुए देखे पिछले एक महीने में। एक्चुअली 7 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट यहाँ पर इस महीने देखने को मिली है। और जैसे आपने कहा कि भावों में गिरावट है, कंज्यूमर्स के लिए अच्छे प्राइसेस हैं, लेकिन अभी भी जो प्राइसेस आप बताते हैं और जो एमआरपी रिटेल के प्राइसेस हैं उनमें अभी भी बहुत बड़ा फर्क है। कैसे देखते हैं आप वो गैप बंद होते हुए? मनीषा जी, जो रिफ्लेक्शन है एमआरपी में वो आने को करीबन 4 से 6 हफ्ते लगते हैं और हमने देखा है जो गिरावट हुई है मेजोरिटी वो पिछले 3 से 4 हफ्ते में हुई है जी। तो आई एम श्योर कि अगले 2 हफ्ते में आपको एमआरपी में वो गिरावट महसूस होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। जब बाजार बढ़ते भी है तो एमआरपी इमीडिएट बढ़ती नहीं है, उसको भी 4-6 हफ्ते लगते हैं बढ़ने के लिए, और घटते हैं तो भी उतना टाइम लैग लगता है बिकॉज सब स्टॉक पाइपलाइन में होता है। उस कारण से वो इफेक्ट आने में लैग इफेक्ट होता है और वो जरूर आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आप देख रहे हैं होलसेल की कीमतों में तो अच्छी गिरावट है सब जगह पे और कंज्यूमर प्राइसेस में भी यहाँ परफेक्ट कंपटीशन है। रिटेल फॉर्मेट में भी आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइज रिटेल वाले बहुत सारे कम्पीट कर रहे हैं जिधर से, और ये जो हमारे होलसेलर और रिटेलर्स की चेन है वो भी बहुत एक्टिव है। तो इसके लिए ये रिफ्लेक्शन आ ही जा रहा है मार्केट में। अब वो इतना ही बात है कि अभी जो गवर्नमेंट को करने की जरूरत है, एक तो गवर्नमेंट के पास में ये टीआरक्यू को लेकर इन्होंने पिछले महीने भर से वो सस्पेंस बना रखा है। जो डीजीएफटी ने कहा है कि टीआरक्यू अलाउड है 31 मार्च की बीएल तक का, और कस्टम्स बोल रहे हैं 31 मार्च में बिल ऑफ एंट्री फाइल होनी चाहिए। महीने भर से क्लियरेंस हो नहीं रहे सोयाबीन सनफ्लावर ऑयल के इस देश में। तो ये बात को गवर्नमेंट को एसोसिएशन ने टेकअप कर रखा है, लेकिन अभी तक कोई इसमें क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आया नहीं है। वो मुझे लग रहा है 2-3 दिनों में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ रिफाइंड ऑयल और क्रूड ऑयल सीपीओ और आरबीडी ओलिन के बीच में ड्यूटी डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए $20-20, $25-25 वो लोग रिफाइंड ऑयल सस्ता बेचते हैं सीपीओ से,
देश में रिफाइनरियों को कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में और मार्जिन में बहुत दिक्कत हो रही है। तो गवर्नमेंट को ड्यूटी बढ़ानी चाहिए रिफाइंड ओलिन की इमीडिएटली, और ओवरऑल भी ड्यूटी बढ़ाने का केस चल रहा है सभी क्रूड ऑयल पे, बिकॉज जिस तरीके से डोमेस्टिक प्राइसेस हैमर्ड हो गई है, आई थिंक मेरिट पे तो देखने जाएं तो जब प्राइसेस इतनी नीचे आ गई, $1000 के नीचे सब चीज आ गई है, तो गवर्नमेंट को अभी ड्यूटी बढ़ाना जरूरी हो गया। जब कीमतें 1200-1500 जाती है तो आप भले ड्यूटी घटा दो, 1500 के ऊपर जाती है तो आप जीरो ड्यूटी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा उसका वेरिएबल सिस्टम करना जरूरी है। 1000 के नीचे ड्यूटी कीमतें चली गई सब ऑयल की तो 20% ड्यूटी कम से कम वाजिब है, 1250 है तो 10% वाजिब है, और 1500 के ऊपर है तो आप जीरो ड्यूटी कर दीजिए। तो ये गवर्नमेंट को डायनेमिक ड्यूटी सिस्टम बनाना पड़ेगा, मार्केट के लिंक बनाना पड़ेगा, वरना जो बैलेंस हम चाहते हैं फार्मर्स में, कंज्यूमर्स में और इंडस्ट्री में बना रहे वो बना नहीं रहता है। ओके तो डोमेस्टिक प्राइसेस को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है। प्राइसेस तो हैमर हुए ही हैं, ड्यूटी स्ट्रक्चर में चेंजेस गवर्नमेंट को करना चाहिए। कुछ सजेशंस संदीप जी ने दिए हैं, और फिलहाल क्या हाल है प्राइसेस का, मार्केट का, उस पर भी बातचीत की। शुक्रिया आपका संदीप जी आने के लिए शो में, अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ एक क्विक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं जो देंगे आपको स्ट्रैटेजीज। एक ब्रेक के बाद चल वापस आते हैं। हूं मैं स्लो क्योंकि मैं कछुआ हूं, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। We are all different, but our soul is the same. We go wherever life takes us, and we do it in our own way. Because it's our differences that make us who we are. Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. बालकनी सेम है, ड्राइंग रूम भी सेम है, किचन एरिया सेम है। हमने लिए 90 लाख में, आपने लिए 80 लाख में। ये सेम क्यों नहीं? क्योंकि आपके और हमारे होम सर्च ऐप सेम नहीं है। जानिए प्राइस ट्रेंड्स और सही ट्रांजैक्शन प्राइसेस ऑन 99acres.com। घर लेना हो या बेचना, 99 acres से ही पूछना। When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to ₹12,000 on car insurance on PhonePe. लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना, ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। स्टार्टअप है तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर नॉर्मल, बट इन्वेस्टिंग That doesn't take too long. Angel One पर quickly, easily account open करो। ये चाय ठंडी होने से पहले you can start investing. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Hey, कमाल की कार है ना? सर, कमाल की कार के लिए कमाल का पेट्रोल भी चाहिए, एकदम टॉप का, जो हमारे इंडिया में मिलता कहाँ है? अरे सर, प्रीमियम कार्स के लिए इंडियन ऑयल ने बनाया है 100 ऑक्टेन वाला देश का सबसे प्रीमियम पेट्रोल, XP 100। इंडियन ऑयल, पहले इंडियन फिर ऑयल के प्रायोजक हैं XP 100, इंडियाज फर्स्ट 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल। आपका स्वागत है और ये एक इंपॉर्टेंट हफ्ता है क्योंकि यूएस फेड की मीटिंग तो है ही, साथ ही साथ ईसीबी और रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी इसी हफ्ते है। और इस बीच हमने डॉलर इंडेक्स को 102 के पार जाते हुए देखा है। किशोर, कैसे रीड करेंगे ये हफ्ता, और अगर प्रेशियस मेटल से ही स्टार्ट करें, क्या बनाए स्ट्रैटेजीज? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक जैसा आपने बताया, सेंट्रल बैंक एक्शन का वीक है। यूएस से लेके ईसीबी से लेके ऑस्ट्रेलिया तक काफ़ी एक्शन पेंडिंग है। मार्केट्स फेड की तरफ से 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक तो डिस्काउंट कर चुके हैं।
बट मार्केट इस कंफ्यूजन में है कि इसका फेड का रवैया आगे जाकर कैसे रहेगा. आई थिंक गाइडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन अ रेट हाइक राइट नाउ. सो अगर फेड बोलेगा कि नहीं, जो बैंकिंग क्राइसिस देख रहे हैं हम यूएस में और ग्रोथ स्लो डाउन देख रहे हैं, उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन अभी भी काबू में आना बाकी है और शायद एक और रेट हाइक के तरफ अगर इशारा करता है तो गोल्ड सिल्वर स्पेशली जो बुलियंस में है वो थोड़ा और करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है. फिलहाल के लिए जो 2000 के ऊपर का लेवल जाकर थोड़ा करेक्ट हुआ है, बट आज इंट्राडे के लिए मैं थोड़ा सा इसमें नेगेटिव साइड पे रहना चाहूँगा. सेल साइड पे 59,900 के आसपास बिकॉली करके चल सकते हैं गोल्ड में, 59,500 का टारगेट्स के लिए. सिल्वर में अगेन 75,400 इज अ गुड लेवल टू सेल. 74,800 का टारगेट हो सकता है, बट छोटा सा कॉल से आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो कल सुबह या कल शाम तक बिफोर कंक्लूजन ऑफ फेड मीट एक्चुअली कोई पोजीशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज मोस्टली जो रेट हाइक डिस्काउंटेड है और गाइडेंस कुड बी सरप्राइजिंग. ओके, तो ये राय रही सोने और चांदी दोनों पर. अनुज, क्रूड पर क्या कमेंट्स रहेंगे? अगेन यहाँ भी कोई स्ट्रैटेजी बनाए या अवॉइड करे फेड मीट आउटकम से पहले? ऑल्दो प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में भी $80 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, क्या व्यू है? दीपाली जी गुड मॉर्निंग. देखिए कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया है. हालांकि एक्सपेक्टेशन है कि प्राइजेस में थोड़ा सा आपको सलन राइज का मार्केट देखने को मिलेगा. अगर हम देखें तो करीबन 6200 के आसपास प्राइस चल रहे हैं, तो हमें लगता है कि ऊपर अगर प्राइस 6250 6300 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए. 6550 का स्टॉप लॉस है. टारगेट नीचे करीबन 6000 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोअर डिमांड है और कहीं ना कहीं आगे भी एक्सपेक्टेशन है कि जो सप्लाईज है वो बढ़ती हुई रहेंगी, तो मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक प्राइसेस को एक प्रेशर देखने को मिलेगा और भाव नीचे की तरफ लग रहा है कि एक बार 6000 तक दोबारा देखने को मिल सकते हैं. बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे, जहां पर अप्रैल का महीना तो वीक रहा. सभी मेटल्स में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली. कॉपर में 4.5%, तो निकल में हमने गिरावट देखी. जिंक 10% तक लुढ़का. लेकिन मई की शुरुआत यहाँ पर थोड़ी बेहतर हुई है. किशोर, यहाँ पर क्या सेंस है? आई थिंक जैसा आपने बताया कि मेटल्स का डिमांड की वजह से जो अप्रैल में हम लोग ने काफ़ी हद तक इसका करेक्शन देखे हैं, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा इसका रिवर्सल हो सकता है. अगेन आई एम नॉट सेइंग कि पूरा टर्न अराउंड ट्रेंड में, बट एक पुल बैक रैली बाकी है. हालांकि आई थिंक निकल थोड़ा सा ओवर सप्लाइड मार्केट है अभी, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है. बट आई थिंक कॉपर एक बार के लिए बाइंग कर सकता है 747 के आसपास. करंट न्यूज़ से कॉन्ट्रा है, बट आई थिंक मुझे लगता है कि एक पुल बैक रैली आना चाहिए. 743 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए. 747 का जो बाइंग लेवल है, एंड टारगेट्स आप हो सकता है 754 755 तक भी रख सकते हैं. ऑलराइट, कॉपर की शुरुआत यहाँ पर अच्छी हुई है. चाइना ने कहा भी है, प्लेज किया है कि वो कंज्यूमर ग्रोथ बढ़ाने के लिए स्टिमुलस मेजर्स देंगे. उसका भी फायदा हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा. लेकिन किशोर, आप कहेंगे इतनी सारी मीटिंग्स के चलते यहाँ पर डॉलर इंडेक्स पे एक नजर होनी चाहिए, जहां पर हल्की सी बढ़त है 102 के आसपास के स्तर. यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस है? आई थिंक आज के लिए, आज और कल के लिए एक्चुअली डॉलर इंडेक्स में बड़ा कोई मूवमेंट नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ द एंटिसिपेशन. बट अगेन मुझे पर्सनली अगर आप पूछेंगे तो प्रॉबली दिस इज नॉट द लास्ट रेट हाइक. 2023 में एक और रेट हाइक पेंडिंग होगा. प्रॉबली फेड एक बार पॉज ले सकता है, बट एक और रेट हाइक प्रॉबली समवेयर अराउंड अक्टूबर नवंबर के आसपास आना चाहिए. बिकॉज आई स्टिल डोंट बिलीव दैट कि इन्फ्लेशन पूरा काबू में आया है, तो थोड़ा बहुत पेन इंस्टिल करना और ज़रूरी है. तो अगर उस रवैया को अगर फेड अगर एक्सप्रेस करेगा इन देयर कमेंट्री, प्रॉबली हम लोग 101.80 101.50 तक भी डॉलर इंडेक्स को देख सकते हैं. अगर नहीं है फेड, अगर ये एक्सप्रेस कर सकता है कि नहीं, हम लोग वेट एंड वॉच डेटा देखेंगे, दिस विल बी द लास्ट, आई थिंक पीक के आसपास आ गया है. प्रॉबली 102.2 102.3 के आसपास यहाँ पे एक बार डॉलर पीक हो सकता है. ओके, चलिए, तो ये रही डॉलर इंडेक्स पर फिलहाल 102 के आसपास ट्रेड करते हुए. अनुज, आपकी कोई और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बेस मेटल पैक से या एग्री कमोडिटी पैक से?
देखिए बेस मेटल में देखें तो यहाँ पर एल्युमिनियम एक अच्छा दिख रहा है। हमें लगता है एल्युमिनियम के अंदर खरीदारी का ट्रेड बनना चाहिए। काफी टाइम से लोअर लेवल से रिकवर हुआ है, तो करीबन 210 के आसपास खरीदारी करें। 208 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 213 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर हमने कोरिएंडर में अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी है, तो कोरिएंडर में खरीदारी का ट्रेड बनाए। 6,600 में 6,400 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6,900 तक देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये रह रही है एल्यूमिनियम पर 211 के मौजूदा लेवल्स। शुक्रिया किशोर और अनुज, आप दोनों का ही आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए, सभी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। इसी के साथ शो को समेटने का वक्त है। मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के इस बार आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।